नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। थाने में दीवान जी बन के वर्दी पहन के जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और हर सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए। आज के टाइम पे तो हिंदी भी, पॉलिटी भी, आपको गणित भी आना चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए। एक जगह भी अगर हल्के पड़ गए तो दीवान जी से सीधा डिमोशन बेरोजगार पे होएगा। ठीक है जी। और वो ये सब कैसे होगा? प्रैक्टिस से। आप जितनी ज्यादा लेटेस्ट सवालों की या प्रीवियस सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतने आप निखरोगे। और एग्जाम के इस आखिरी दुखद समय में मैं आपको यूपीएसआई के लिए बेस्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करा रहा हूं। ये दी क्रीम क्वालिटी क्वेश्चन है जो आपने ज्यादातर लगाए भी नहीं होंगे। यही सब सवाल पेपर में आएंगे, गारंटी है हमारी। ठीक है ना? थोड़ा बहुत डेटा वेटा बदल बदल के तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। हम 2 एग्जाम पेपर ऑलरेडी करा चुके हैं। हर टेस्ट में मैं आपको 25 क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है ना? आपके पेपर में तो 22-23 सवाल ही आएंगे गणित के। गणित से ज्यादा वेटेज आपका रीजनिंग, हिंदी, इन सब सब्जेक्ट का है। लेकिन गणित को आप इग्नोर नहीं कर सकते भाई। ठीक है जी। कॉन्फिडेंस ही इस सब्जेक्ट से आता है। तो यूपीएसआई के पेपर में जो मैं करा रहा हूं इसी लेवल के गणित के सवाल आएंगे और हर एक चैप्टर से वो पूछेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करें। कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ सवाल करने की कोशिश करो। पहला सवाल आपके सामने देखिए। मैंने यहां यूपीएसआई के प्रीवियसर के क्वेश्चंस भी लिए हैं और नए जो लेटेस्ट ट्रेंड में आ गया नया माल उसके क्वेश्चंस भी लिए हैं। ठीक है ना? आइए, पहला सवाल जो सीजीएल के पेपर का है। सीजल के पेपर का मतलब यह नहीं है कि आपके पेपर में आने से इसे कोई रोक रहा, ताला लग गया इस पे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है आपके लिए। एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर पर आवर की स्थिर गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है। डिलीवरी वैन एक जगह से दूसरी जगह जाती है 1 घंटा 45 मिनट में। यदि यातायात के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता, रास्ते में ट्रैफिक लगा, ट्रैफिक की वजह से समय कितना बढ़ गया? 15 मिनट बढ़ गया। तो मार्ग को पूरा करने के लिए वैन की औसत गति में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? अगर ट्रैफिक लग गया, समय ज्यादा लग गया, यानी कि स्पीड कम हो गई है वैन की, वही पूछा है स्पीड कितने परसेंट कम हो गई है। सिंपल सवाल है ना? आप सभी बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आप देखो यहां पे डिलीवरी वैन को डिस्टेंस तो सेम ही जानी है ना। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा, रिवर्स। भाई डिलीवरी वैन को कितना समय लगता है? 1 घंटे 45 मिनट, जो कि कितना होता है? 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट प्लस 45 मिनट, 105 मिनट। डिलीवरी वैन को डिलीवरी करने में 105 मिनट लगता है, लेकिन ट्रैफिक के कारण 15 मिनट समय ज्यादा लगा। यानी कि डिलीवरी का टाइम कितना बढ़ गया? 15 सत्ते 105, यानी कि 1/7। डिलीवरी का जो टाइम है वो 1/7 इंक्रीज हो गया, फ्रैक्शन में लिख दिया। स्पीड कितने परसेंट कम हो जाएगी? तो क्या इसका डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है? अगर टाइम 1 बढ़ गया है तो स्पीड कितना कम हो जाएगी? 1। और नीचे क्या आएगा? इन दोनों का एक्शन, 7 + 1 8, यानी कि स्पीड 1/8, 1/8 यानी कि 12.5% कम करनी पड़ेगी। यह आंसर है। ठीक है ना? बिल्कुल सरल सिंपल खालिद सवाल है। आइए बच्चों, गिल एक ही मूल्य पर 2 कुत्ते बेचता है। एक में वह 31% का लाभ अर्जित करता है, दूसरे पर उसे 31% की हानि होती है। गिल का लाभ या हानि प्रतिशत, ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो गिल ने 2 डॉग बेचे हैं सेम सेलिंग प्राइस पर। इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात है कि 2 डॉग सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे हैं। एक पे 31% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 31% लॉस हुआ, तो ओवरऑल उसको मिला के हमेशा लॉस ही होना है। कितना? 31² 100% हमेशा लॉस ही होगा। ये एक सीधा फॉर्मूला या ट्रिक है। अगर कोई आदमी 2 वस्तु सेम सेलिंग प्राइस, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, एक पे X% प्रॉफिट, दूसरे पे X% लॉस, तो ओवरऑल हमेशा X² 100% दोनों वस्तु पर मिलाकर इतना लॉस होगा, यानी कि 9.61% लॉस। ये आंसर आ गया। आइए बच्चों ये बताओ, एक आदमी अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है। ये X क्या है? एक आदमी अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा क्या लगाते हैं? मार्क प्राइस। अंकित क्या किया जाता है? मार्क्ड प्राइस। यानी कि X क्या? मार्कअप परसेंटेज।
और अंकित मूल्य पर 28% डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट होता है 22.4%। तो एक्स का मान क्या है? बिल्कुल सरल सवाल। डिस्काउंट परसेंटेज दिया है सवाल में, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है, क्या पूछा है? मार्कअप परसेंटेज। बट डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो किसी भी क्वेश्चन में तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं? सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट कितना देता है? 28%। 100 माइनस 28 72। प्रॉफिट कितना होता है? 22.4%। तो 100 प्लस 22.4 कितना आ गया? 122.4। ठीक है भाई। अब बताओ ये किससे कट रहा है? 18 से। 18 से काटते बड़े बड़े नंबर से काटा करो, है ना। 18 चौक 72 को, कि अंकों का योग 9 है, कटेगा 18 से, दोनों इवन नंबर है। तो ये 18 छिक्का 108। कितना बच गया मेरे दोस्तों यहां पे? 108 के बाद 14, तो 18 अट्ठे 144, ये आ गया। दशमलव हटाओगे तो यहां 0। किससे कट गया? 4 से। 4 से कट गया 40 10 बार और 68 17 बार। बिल्कुल सिंपल है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस कितना है? यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 7। कॉस्ट प्राइस 10 है, 7 बटे 10 यानी कि 70%। तो लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। सिंपल सवाल। आइए चौथा क्वेश्चन। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाले, ठीक है। 5% वोट इनवैलिड पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैलिड वोट का 52.5% प्राप्त हुआ और 1710 वोटों से चुनाव जीता, ठीक है जी। पूछा यह है द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स इनरोल्ड हैं, यानी कि चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा एक लाइन में होने वाला है। मान लीजिए बच्चों चुनाव में कुल कितने वोटर्स हैं? n। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है? n। तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 100% में से 10% ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने डाला? 90%। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। ये लिखा है आपके सामने डाले गए वोट। अब जितने वोट डाले हैं उसमें से 5% इनवैलिड है। 5% यानी कि 1/20। डाले गए वोटों का 1/20 इनवैलिड है। तो फिर वैलिड कितने होंगे? अगर 20 में से 1 इनवैलिड है तो डाले गए वोटों में 20 में से 19 वैलिड है। ये क्या लिखा हुआ आपके सामने? वैलिड वोट, यही है। अब जीतने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला? 52.5%। तो कोई मुझे यह बताएगा कि हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 100 में से 52.5 घटाएंगे 47%। यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता? कितने वोटों से जीता बताओ? 5%। 52.5 माइनस 47। वैलिड वोट के 5% के अंतर से जीता। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/। और सवाल के अनुसार जो विनर है वो 1710 वोटों से चुनाव जीता है। तो दिस शुड बी इक्वल। इक्वल कर देते हैं। 19 निम्मा 171 से 1710 चला जाएगा 10 बार। तो कुल वोटर्स की संख्या आ गई n बराबर कितना आ गया भैया? 20 गुणा 20 400, 2 शाम 4000, 4000 की 10 में गुणा हो जाएगी यानी कि 40,000, 40,000 वोटर से। और इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा। पांचवा सवाल। एक दुकानदार जैकेट पर उसके क्रय मूल्य से 18.8% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई मार्क प्राइस क्रय मूल्य से जितना बढ़ा के रखेंगे वो कहलाता है मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। ये मार्कअप है। खरीदार को ऑनलाइन पेमेंट पर 12.5% की डिस्काउंट देता है। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होता है? आंसर बताइए अप्रोक्स में। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या है बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से कितना प्राइस बढ़ा के लगाया? 18.8%। फिर अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया ऑनलाइन पेमेंट पे? 12.5%। ठीक है बच्चों। तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा बच्चों? 18.8 और माइनस 12.5 का सक्सेसिव है कि नहीं सचिन? 18.8 माइनस 12.5 माइनस 18.8 गुणा 12.5/100। क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? निगेटिव। डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस को कम करना। यह क्या सिंपल सा। बताइए 12.5 से 100 कट जाएगा 8 बार, ठीक है जी। 18.8 माइनस 12.5 कितना आ गया? ये आ जाएगा 6.3।
6.3 हो गया, माइनस 18.8 को काटेंगे 8 से तो 8 दूनी 16, और ये कितना बचेगा 28, तो 8 तिया तो 8 पंजे 40, यानी कि 2.35 आ गई है अप्रोक्स ना, 2.35। 6.3 में से 2.35 घटाएंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा 4% के करीब, यानी कि 3.4 से कम आएगा ना, 3.95 आ गया एग्जैक्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत 15 साल में राशि दुगनी हो जाती है, कितने साल में यह 512 गुना हो जाएगी? प्रीवियस ईयर में यह सवाल बहुत ज्यादा आया है सीआई में। ठीक है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत कोई राशि 15 साल में डबल हो जाती है, यानी कि आपका पैसा डबल हो जाता है कितने साल में? हर 15 साल में। तो पूछा कितने साल में 512 गुना हो जाएगा? 512 क्या होता है बच्चों? 512 का मतलब क्या है? 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 1 हर 24, तो 512 मतलब 2 की पावर 9 होने में कितना समय लगेगा? अगर हर 15 साल में दुगना हो रहा है तो 2 की पावर 9 होने में, पावर 9 गुना होने में समय भी 15 साल का 9 गुना ही लगेगा, यानी कि 135 साल। दैट्स इट। आइए, इतना सरल क्वेश्चन है। 7वां सवाल, ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में 35, 10, 50% की कमी होती है, ठीक है, लेकिन चौथे महीने में इसमें 40% की वृद्धि होती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? यह सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, रेलवे में यह वायरल चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको करना चाहिए भाई, फ्यूल का प्राइस लगातार 4 महीने तक चेंज हो रहा है, चौथे महीने के एंड में फ्यूल का प्राइस इनिशियल वैल्यू से कितना परसेंट बढ़ गया, घट गया, तो आपको क्या निकालना है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आप यहां पे रेशियो लगाओगे तो ही बेस्ट होगा, क्योंकि यहां पे डेटा इजी है। पहले महीने ईंधन का प्राइस कितना कम हुआ? 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5%, 1/20, 35% कितना होता है बच्चों? 35% होता है स्टूडेंट आपका यहां पे 7/20। 7/20 का मतलब ईंधन का प्राइस अगर 20 था तो 20 से 7 कम हो गया, कितना रह गया? 13। फिर अगले महीने कितना कम हो? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 से कितना रह गया घट के? 9। फिर तीसरे महीने फ्यूल का प्राइस कम हुआ 50%, यानी कि 1/2, यानी कि ईंधन का प्राइस 2 से 1 घट के 1 रह गया। ठीक है, फिर चौथे महीने फ्यूल का प्राइस 40% बढ़ा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/5, यानी कि चौथे महीने फ्यूल का प्राइस 5 से 2 बढ़ के कितना हो गया? 7। और आप क्या कर देंगे? इन सबकी सीधी सीधी गुणा। कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा। तो आप बताइए प्यारे भाई, ये कितना आ गया? 20 दूनी 40, 40 पंजे 200, 2 शाम 2000 है ना, तो नीचे तो 2000 आ गया। ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट? ऊपर आएगा 13 निम्मा 117 सत्ते, है ना, 117 की 7 में गुणा करेंगे 700 और 119, यानी कि 819। 819 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये क्या आया है? ये ईंधन के इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस का रेशियो आ गया, यानी कि अगर 4 महीने पहले फ्यूल का प्राइस 2000 था तो अब घट के कितना रह गया? 819, यानी कि फ्यूल का प्राइस कम हो गया। तो यानी कि ये वाला आंसर या तो सी ऑप्शन है, या बढ़ा तो है ही नहीं, घटा ही है। अब एक ऑप्शन 60% से कम है, एक 60% से ज्यादा, ये देख सकते हैं आप। ये देखो, अगर फ्यूल का प्राइस 2000 था तो 2000 से 819 हो गया, यानी कि कितना कम हुआ मेरे प्यारे भाई? 1181, है ना। अब 2000 का अगर 60% निकालते तो क्या आता? 1200, लेकिन ये कितना कम हुआ है? 1181। तो आंसर जो भी आएगा 60% से कम आएगा ना। बोलो भाई, 2000 का अगर मैं 60% निकालता तो ऊपर आता 1200, लेकिन ये क्या है? 1181, तो 60% से कम डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना बच्चों, परसेंटेज में पूरा करना चाहते हो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा लो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, वह इस पे 9 दिन तक काम करता है, फिर बी अकेले बचे काम को 42 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबको क्वेश्चन समझ में आया? ये टाइम एंड वर्क का बहुत बढ़िया सवाल है, हर बच्चा इसको कर लेगा, है ना।
बेसिक से थोड़ा लंबा तरीका है, पर मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड सीखना बहुत जरूरी है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, ये पूरा बता दिया मेरे भाई सवाल में। वह 9 दिन तक काम करता है, फिर गायब। फिर बी करता अकेला बचा काम कितने दिन में? 42 दिन में। ए और बी एक साथ सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ऐसे सवालों में हमेशा बचे काम पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे, क्योंकि आपको पता है टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। भाई ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, ए ने 9 दिन तक काम किया, 9 दिन तक, तो ए के 63 दिन का काम बाकी है। ए के 63 दिन का काम बाकी है। 9 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, बी ने इसी बचे काम को कितने दिन में किया? 42 दिन में। यानी कि जिस बचे हुए काम को ए 63 दिन में पूरा करता, उसी बचे काम को बी ने 42 दिन में किया, है ना? तो सेम काम को करने में ए और बी जो समय लेते हैं, समय का रेशियो कितना है? 21 या 63, 21 दूनी 42। अगर टाइम का रेशियो 3:2 है मेरे भाई, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा। 3:2 का उल्टा मार दो, 2:3 आ गया। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, और एफिशिएंसी आती आप चौड़े हो जाओ, क्योंकि ये सवाल अब बिल्कुल ईजी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा किस पे ध्यान दो? रिमेनिंग वर्क पे। आपसे पूछा ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो ना भाई। ए 72 दिन में काम पूरा कर सकता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 72 दिन में कितना काम करेगा? 72 से गुणा, ये टोटल वर्क है। अगर इस टोटल वर्क को ए और बी मिलके करेंगे, तो ए और बी मिलके करेंगे 2 + 3 5 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में? 72 दूनी 144/5, 28 पंजे 140, यानी कि 28 सही 4/5 दिन आ जाएगा ना। तो आंसर आ गया 28:4/5, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? बताओ। सवाल नंबर 9 करिए। यश 204 किलोमीटर पर आवर की जर्नी 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है। अगले 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर करता है। ठीक है, पूरी जर्नी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। औसत चाल का मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। याद रखिए, बहुत फेमस सवाल है मेरे भाई, हर एग्जाम में चाहे कोई भी हो, ध्यान से सुनेगा। यहां सवाल में परेशानी क्या है कि आदमी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अलग अलग चाल से, यही है ना। तो आप पहले कुल चलेगी दूरी निकालो। यश कितना जा रहा है? 204 किलोमीटर। फिर कितना जा रहा है? प्लस 424 किलोमीटर। फिर कितना जा रहा है आखिर में? 366 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस गया। इस डिस्टेंस को जाने में टोटल इतनी डिस्टेंस गया, समय कितना लगा? समय तो दिया नहीं है सवाल में, समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर यश 204 किलोमीटर जाता है 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 204/68 यानी कि 3 घंटे, प्लस 424 किलोमीटर जाता है 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 424/53 यानी कि 8 घंटे, 8 घंटे, प्लस 366 किलोमीटर जाता है 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 366/61 यानी कि 6 घंटे। कोई दिक्कत? तो आप ये जोड़ लो प्यारे बच्चों, कितना आया ये? 200, 400, 600 और 300 900 है ना। और 66 और 24 कितना हो गया भाई यहां पे? 90। 990 और 4 994 हो गया। ठीक कर लिया क्या? 400, 300, 700 और 200 900। 24 और 66 कितना हो गया? 90। 90 और 4 94। 994। 994 किलोमीटर कुल गए कितने समय में? 3 8 11 6 17 घंटे में। यानी कि एवरेज स्पीड क्या आएगी? 994/17 किलोमीटर पर आवर। बताइए, 17 से चला जाएगा, 17 पंजे 85, ठीक है ना। यानी कि 6 वाले तो आंसर ही कट गए। 17 पंजे 85 कितना बच जाएगा भैया? यहां से 14 144, फिर 17 8 136 जा पाएगा, यानी कि 58 पॉइंट समथिंग है। कौन सा? कोई दिक्कत? देखो, हल्की सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, ये नॉर्मल बात है पेपर में, ठीक है ना। बिल्कुल फोका फोका नहीं होगा, ठीक है जी। आइए, जब आता ही ये है
10वां सवाल करेंगे, यूपीएसआई का ही प्रीवियस ईयर है, बनाओ। एक व्यापारी अपनी वस्तु का एमआरपी इस प्रकार फिक्स करता है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। वस्तु का मार्क्ड प्राइस क्या है? अगर उसका कॉस्ट प्राइस 21,300 रुपए। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज है कि नहीं सचिन, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो वहां हम सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना देता है व्यापारी भी? 25%, तो 100 माइनस 25 75। प्रॉफिट कितना होता है? 10%। 100 प्लस 10 यानी कि 110। ये किससे कट गया? 5 से। 75 15 बार और 110 22 बार। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। सवाल में क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मार्क प्राइस के। वस्तु का मार्क प्राइस जो भी होगा वो 22 का मल्टीपल होगा कि नहीं? 22 यानी कि 11 का मल्टीपल। आपको सवाल में क्या दिया? वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको 15 यूनिट की वैल्यू दी है 21,300 रुपए, और आपसे 22 यूनिट की वैल्यू पूछी है। बस सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे ना, लेकिन हम करेंगे नहीं, ऑप्शन से करेंगे। अगर 22 है तो 22 यानी कि 11 का मल्टीपल आएगा। क्या ये नंबर 11 से कटता है? 3 2 5 1 4 5, 5 5 का डिफरेंस 0। हाँ जी। 3 2 5 4 4 8, 5 8 का डिफरेंस 3 नहीं। ये कटता है 3324, नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? 3 2 5 2 4 6, ये भी नहीं कटेगा। आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चे, ये बताओ। 24 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचे इंडोर स्टेडियम में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का है, एज इट इज। बताओ, एक स्टेडियम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दी बच्चे, उसमें जो हम सबसे बड़ा खंबा लगा सकते हैं उसकी लेंथ क्या होगी? सबसे बड़ा खंबा यानी कि डायगोनल है भाई। एक ये घनाभ ही तो हो गया। क्या है ये? घनाभ। घनाभ में जो सबसे लंबी जो आप खंबा बिठा सकते हो क्या होगा? उसका विकर्ण। तो किसी भी घनाभ के या रेक्टेंगुलर बॉक्स के विकर्ण की जो लंबाई होती है उसका कॉन्सेप्ट है √L² प्लस B² प्लस, यही है। अब आपको यहां पे सब कुछ दिया हुआ है। L की जगह कितना बच्चों? तो यहां ट्रिपलेट में लगाऊंगा, 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, क्योंकि आंसर अगर एग्जैक्ट आ रहे हैं तो ट्रिपलेट लगेगा। अब आप ये बताओ ये चीज क्या है? 24 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 से जा रहा है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग। लेकिन यहां पे किससे गुणा है? 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो 6 पंजे 30, यानी कि 30 का स्क्वायर आएगा। अब 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर क्या है पहले बच्चों ये बताओ? 2 से काटेंगे 30 15 बार, 16 8 बार, 15 8 17 ट्रिपलेट होता है। 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। यहां क्या है? डबल है ना, तो डबल है तो क्या आएगा? 34। 34 स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? सिंपल सा 34। ठीक है बच्चों, सिंपल बात है। जो नहीं जानते ट्रिपलेट वो सिंपल कैलकुलेशन कर लो, है ना बच्चों। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ट्रिपलेट याद है तो ये सब दिमाग में होता। ठीक है ना, आगे चलें। सवाल नंबर 12, ये बताइए। एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान के कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया जाता है। ठीक है, मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाए जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। समझ में ना, बिल्कुल सरल और मामूली क्वेश्चन है। अब आया हुआ है तो करना पड़ेगा। एक जो है 16 मीटर भुजा का चौकोर मैदान है, चौकोर यानी कि वर्ग, समझे ना बच्चों। अब इसके एक कोने पर हमने घोड़ा बांध दिया, कितनी रस्सी का? 14 मीटर। अब यहां पे ये जो चौकोर मैदान है इसकी भुजा 16 है, घोड़े की रस्सी छोटी है, तो घोड़ा जो है मेरे प्यारे भाई ऐसे ऐसे जो है कवर कर लेगा ना, ऐसे। यानी कि ये जो होगी शेप, ये क्या होगी? ये क्वार्टर सर्कल होगा कि नहीं? क्या होगा ये? क्वार्टर सर्कल। यानी कि घोड़ा इतनी घास खा जाएगा तो ये बचेगा ना, यही तो पूछा है आपसे। ये जो होगा प्यारे बच्चों क्वार्टर सर्कल होगा, कि ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं भाई। सर्कल के 4 बराबर हिस्से कर दो, ये एक हिस्सा ही तो है क्वार्टर सर्कल, है कि नहीं बच्चों। और इसकी रेडियस कितनी है? 14। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही बात समझ गए। तो यहां पे कुछ भी नहीं है, आपको स्क्वायर के एरिया में, स्क्वायर के एरिया क्या है? भुजा का वर्ग 16 का वर्ग 256,
उसमें से क्वार्टर सर्कल का एरिया घटाना है। क्या घटाना है? क्वार्टर सर्कल का एरिया। देखो अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो सर्कल की, तो उसका एरिया होता है 154। अगर सर्कल की रेडियस 7 का दुगुना है तो एरिया भी कितना हो जाएगा फिर? 4 गुना। ये उस सर्कल का एरिया आ गया जिसकी रेडियस है 14। लेकिन हमें सर्कल का नहीं, सर्कल के 1/4 हिस्से का एरिया निकालना है, तो इसको किससे भाग कर देंगे? ये क्वार्टर सर्कल का एरिया है, 4 से 4 कट गया, कितना? 102। तो 102 मीटर स्क्वायर एरिया घोड़े की पहुंच से बाहर है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। ये बताओ, राहुल एक नाव में धारा के विपरीत 734 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है और उसे धारा के साथ ये दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो धारा की गति क्या है? समझे? तो राहुल एक नाव में धारा के विपरीत जाता है, यानी कि अपस्ट्रीम। राहुल अपस्ट्रीम जाता है 734 किलोमीटर कितने घंटे में? 30 घंटे में। और राहुल धारा के साथ यानी कि डाउनस्ट्रीम जाता है ये सेम दूरी 734 किलोमीटर कितने घंटे में? 12 घंटे में। आपसे क्या पूछिए? धारा की गति यानी कि करंट की स्पीड। करंट की स्पीड क्या होते हैं? डी माइनस यू बटे 2। ठीक है जी। शकल से लग रहा है कि आंसर कैसे है? एप्रोक्स। तो आप भी अप्रोक्स कर लो ना बेटा। यहां से अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी से? 30 दूनी 60, बचेगा कितना? 13 134 हो गया, तो 30 चौका 120, बचेगा कितना फिर? 14। तो 30 पंजे 150, यानी कि अप्रोक्स 24.5 कर लो, कोई दिक्कत? 734 को 12 से भाग करेंगे, 12 छिंग 72, बच गया 1/14 है ना, 12 एकम 12, अप्रोक्स 61। तो डी माइनस यू कितना आ गया भाई? डी माइनस यू बटे 2। 61 में से आप 24.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 37.5। क्लियर है? ठीक है जी। 37.5 बटे 2, यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा बच्चों आंसर? 18.35 के करीब ये आंसर होना चाहिए। कोई दिक्कत? सॉरी 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 36 आएगा ना, मैंने 61 में से घटा दिया। हाँ 36 बटे 2, फिर आंसर क्या आ जाएगा? 18.25। हाँ यही आएगा ना, 18.25 के करीब। ठीक है बच्चों, तो पेपर में देखो कुछ नया तो कर नहीं सकता, वो क्या करेगा? केवल आपकी कैलकुलेशन बढ़ा देगा, तो आपको घबराना नहीं है। ऑप्शन जानबूझ के ऐसे दिए जाएंगे कि आप इजीली अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। अच्छा ये बताओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, आपको फ्रैक्शंस दी हैं और इन फ्रैक्शंस का क्या बताना है? एलसीएम। फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना बहुत आसान है। अगर आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो जो भिन्नों के अंश हैं यानी कि ऊपर वाली संख्या, उनका तो आप ले लीजिए एलसीएम, और जो इन फ्रैक्शन के मेरे दोस्तों हर है डिनोमिनेटर, आप उनका क्या ले लीजिए? एचसीएफ। दैट्स इट, ये ना। तो 9 12 अच्छा पहले नीचे कर लेते हैं ना। 10 25 35 40 का एचसीएफ क्या आएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, तो 5 के पहाड़े में आती है, 5 आएगा। तो नीचे 5 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं। कौन सा आंसर है? आसान चीज निकाले ना पहले, बाकी आप ऊपर एलसीएम निकालो। देखो 9 12 18 का तो क्या आ गया? 36। अब 21 में 7 और आ रहा है, तो 36 गुणा 7 252। अगला 15,625 रुपए पर 2 साल में 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। सबको क्वेश्चन समझ में आया? आपको 2 साल का सीआई बताना है। 2 साल का मतलब क्या हो गया भाई? 2 साल मतलब 24 महीने। 2 साल मतलब 24 महीने। और अगर आप ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी, है कि नहीं सचिन? 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, हो गया 24 महीना 2 साल। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब है कि हर 6 महीने में ब्याज ऐड करो, नया प्रिंसिपल बनाओ, हर 6 महीने में सक्सेसिव करेंगे। अच्छा ब्याज की दर कितनी है? 1 साल में 8%। अगर ब्याज 1 साल में 8% है तो 6 महीने में कितना होगा? 4%। यानी कि जो आपको सीआई मिलेगा 4% 4% 4% 4% का सक्सेसिव मिलेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है मेरे भाई बताओ? ये 4 साइकिल बन गई ना,
4%, 4%, 4%, 4% का 4 बार सक्सेसिव करके क्या निकालना, CI। तो 4 साइकिल के लिए आप गोल्डन रेशियो याद करो, क्या है, 4 6 4 1। 3 साइकिल का है 3 3 1, 4 के लिए 4 6 4 1। इससे बहुत काम आसान हो जाता है भाई। प्रिंसिपल कितना है, 15,625 रुपए। अब आप कुछ मत करो, इसका 4% करते जाओ, है कि नहीं सचिन। 4% माने 1/25, आप 1/25 करते जाओ बस, क्लियर है ना। तो 15,625 होता है 25 का क्यूब। क्या है, 25 का क्यूब। तो इसका 1/25 करेंगे तो क्या बचेगा, 25 का स्क्वायर यानी कि 625। फिर 625 का भी 4% 1/25 करेंगे, क्या आएगा, 25। फिर 25 का भी 1/25 करेंगे, क्या आएगा, 1। फिर 1 का भी 4% करेंगे, 1 का भी 4% करेंगे तो कितना आएगा, 0.04। ठीक है, कोई दिक्कत। 1 का भी 4% करेंगे ना तो 0.04, बस सिंपल खत्म। आप इन सब की मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, जोड़ दो, यही आपका CI आ जाएगा। तो 625 चौका 2500 और 25 छिक्का 150। तो 2500 150 कितना हो गया, 2650 और ये 4, यानी कि 2654, 2654.04 रुपए। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया हमने, और ऑप्शन आ गया डी, ऑप्शन आ गया। कोई दिक्कत है, सबको आसानी से बात समझ में आ गई ना। आगे चलें। उस बेलन का वॉल्यूम बताओ जिसकी रेडियस 35 है और हाइट है 17 सेंटीमीटर, पाई बराबर 22/7 का उपयोग करो। पाई बराबर 22/7 दिया हुआ है, आंसर एग्जैक्ट है। देखते ही खटाक से पता चल गया कि आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल ही होगा। आई ना बात समझ में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं सचिन। अगर आप करना चाहते हैं तो बच्चों, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको यहां पे सारी वैल्यू दी है। पाई का मान कितना है, 22/7। सिलेंडर के बेस की रेडियस कितनी है, 35। तो 35 का स्क्वायर यानी कि 35 गुणा 35 लिख लो। और हाइट कितनी है, 17 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरी कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है, यही है ना। लेकिन आप देखो यहां पे जितनी भी आप कैलकुलेशन करोगे वो 11 का मल्टीपल तो आएगा ही ना। अगर किसी संख्या में 22 से गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या 11 से कटने वाली होनी चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं 11 का। 6 3 9 5 5 10, 9 10 का डिफरेंस 1। 6 2 8 5 5 10, 8 10 का डिफरेंस 2। 6 4 10 5 5 10, 10 10 का डिफरेंस 0, ये 11 से कट रहा है। 6 1 7 और 5 5 12, 7 12 का डिफरेंस 5 है। हाँ 6 1 7 5 5 10, हाँ तो 3 आ गया डिफरेंस। तो एक ही ऑप्शन कट रहा है। ये एग्जामिनर को पता है, उसने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डाले हैं, ठीक है ना बच्चों। कभी भी पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है मेंसुरेशन में, अगर आंसर एग्जैक्ट है, जो सीधे फॉर्मूले वाले सवाल होते हैं, क्योंकि ये तो सीधा फॉर्मूला लगाना है ना। आओ अगला देखेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 और 28% की 2 क्रमिक छूट के बाद बेचता है, ठीक है। वस्तु का MRP 21,800 रुपए है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस आपको बताना है, ठीक है बच्चों। मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटा दोगे, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सी बात है। तो एक वस्तु का MRP यानी कि अंकित मूल्य कितना, 21,800 रुपए, ये MRP है। अब व्यापारी इस पे 2 छूट देता है, 2 छूट देने के बाद बेचता है। क्या पूछा है फिर आपसे, सेलिंग प्राइस। अच्छा पहले कितनी छूट देता है, 27%। 100% पे 27% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, 73%, है ना। 100 माने 27, 73% यानी कि 0.73। फिर दोबारा कितनी छूट देता है, 28%। 100% पे 28% छूट देगा तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, 72% यानी कि 0.72। सीधी सीधी गुणा, ये आ जाएगा बच्चों। अब यहां पे आप जानते हैं कि दशमलव से 2 जीरो तो कट गया, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट ही आंसर है, ठीक है। और यूनिट से हो नहीं सकता सवाल, सबका सेम है। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम सबका अलग अलग आएगा, है ना, क्योंकि शुरू के 2 डिजिट 14 11 13 12 बदले हुए हैं। अब अगर आप ये देखें, ये नंबर 72 से कट रहा है,
72 मतलब 9 अट्ठे 72, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटने वाला भी होगा, 8 से भी। 8 से तो खैर सभी कट रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आंसर का डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 9। जल्दी से लगाइए, 5 4 9, 8 1, और ये 4 8 12, यानी कि 3, यानी कि वाला नहीं है। तो कौन सा होगा फिर यहां पे? ये 14 है ना, तो ये 11 वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, करके देखो, 8 1 9, 4 5 9 और 8 1 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18। एक अलमारी को 3437 रुपए में बेचने पे होने वाला प्रॉफिट है भाई 3338 रुपए में बेचने पर हुए लॉस से 75% अधिक है। ठीक है, 50% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 50% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ये सवाल है। समझ गए ना? वैसे अगर किसी वस्तु में 50% प्रॉफिट कमाओगे तो वस्तु को बेचोगे कितने में? 150% में। कॉस्ट प्राइस के 150% में, 150 में क्या आता है? 3। तो जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप ऐसे यहां से कर सकते हैं सवाल। 5 6 11 12, 5 5 10 8 18, दोनों ही 3 से कट गए यार। 5 6 11 2 13, ये नहीं कटा। 5 5 10 9 19, ये नहीं कटा। यानी कि आंसर या तो पहला ऑप्शन है, या समझे ना? चलो करते हैं सवाल। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया कि एक अलमारी, हमें क्या निकाल, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले अलमारी का लागत मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। एक अलमारी को जब आप 3400, एक अलमारी को जब आप 3437 रुपए में बेचते हो तो बेचने से क्या होता है? आपको प्रॉफिट। और उसी अलमारी को जब आप 3338 रुपए में बेचते हो तो 3338 रुपए में बेचने से क्या होता है? आपको लॉस। तो 3338 रुपए में बेचने पर जो लॉस होता है, लॉस से 75% ज्यादा प्रॉफिट होता है जब आप उसको 3437 रुपए में बेचते हो। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/4 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 3338 रुपए में बेचने पर 4 यूनिट का लॉस हो रहा है, कितना? 4 यूनिट का, तो 4 से 75% ज्यादा कितना आ जाएगा? 7। यानी कि 3437 रुपए में बेचने पर 7 यूनिट का प्रॉफिट होगा। क्या मैं कह सकता हूं? क्लियर है ना? अगर 4 यूनिट का लॉस है तो 4 से 75% ज्यादा 7 यूनिट का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, सीपी निकालना है, कैसे निकालेंगे? भैया कॉस्ट प्राइस से 7 यूनिट ज्यादा में बिका, ये 4 यूनिट कम में बिका, डिफरेंस कितना है? 7 और -4 का 11। जबकि रुपए में कितना डिफरेंस है? ये 3437 रुपए में बिका, ये 3338 में बिका। तो ये आ जाएगा डिफरेंस, सीधा ही दिख गया, 99 रुपए, है ना? तो 11 की वैल्यू 99 रुपए, यानी कि कितने गुना? 9 गुना। अब चाहे कहीं से भी कर लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, दोनों से हो जाएगा। अगर ये 9 गुना है तो 4 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी, कितना? 36 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि जब आप एक सामान को 3338 रुपीज में बेचते हो तो 36 रुपए का क्या होता है? नुकसान। तो वस्तु का सीपी क्या होगा? इससे 36 ज्यादा है कि नहीं? यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 3374 रुपीज। ये वस्तु का आ गया प्यारे बच्चों क्या? सीपी। बोला 50% प्रॉफिट के लिए किस दाम पर बेचना पड़ेगा? तो 3374 पे 50% प्रॉफिट कमाओगे। 50% यानी कि इसका आधा, आधा यानी कि 1600, और कितना? फिर 87, 1687 आ गया ना? ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। सिंपल ये हो गया ना, 3374 का 50% आधा 1687 प्रॉफिट ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर? यूनिट रेट 1 आ जाएगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगर 12 लड़कियां एक काम का 30% 15 दिन में करती हैं और 20 लड़के उसी काम का 60% कितने? 16 दिन में करते हैं, तो फिर 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साथ कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बढ़िया सवाल है। ठीक है, बताओ। देखो यहां पे एक ही काम को करने के 2 तरीके बताए हैं, लड़कियां और लड़के। तो आप यहां पे एफिशिएंसी निकाल के कर सकते हो टोटल वर्क को इक्वल करके, है ना? पर मेरे पास डायरेक्ट जुगाड़ भी है, क्योंकि आपसे दिन पूछा है सीधे।
सवाल को कि सवाल में दे रखा ना 12 लड़के इतने दिन में कर रही हैं, 20 लड़के इतने दिन में कर रहे हैं, तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि 8 लड़के कितने दिन में करेंगे, 18 लड़कियां कितने दिन में करेंगी। मुझे बताओ 8 बॉयज ये काम कितने दिन में करेंगे। 20 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 20 बॉयज करते हैं 60% काम 16 दिन में, है ना। तो अगर 20 बॉयज 60% काम 16 दिन में कर रहे हैं तो पूरा 100% काम कितने दिन में करेंगे? 60% की फ्रैक्शनल होते 3/5 ही ना। 3/5 काम अगर 20 लड़कों ने 16 दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे मेरे भाई? 80/3। 3/5 उधर जाके पलट जाएगा ना। तो 20 लड़के पूरा काम करते हैं 80/3 दिन में। तो इसी काम को हमारे 8 लड़के कितने दिन में करेंगे? वर्क इक्वल कर देंगे, M1D1 बराबर M2D2। तो बताइए कितना आ जाएगा ये? 8 से 80 10 बार 200/3। तो मैंने पता लगा लिया कि 8 बॉयज ये सेम काम 200/3 दिन में करेंगे। कोई दिक्कत है? ऐसे ही पता लगे 18 लड़कियां वो काम एक कितने दिन में करेंगी, 18 गर्ल्स, है ना। 12 गर्ल्स 30% काम 15 दिन में करें तो 12 गर्ल्स 100% काम कितने दिन में करेंगी? आधा। 30 का आधा 15, तो 100 का आधा 50 दिन, है ना। अगर 12 लड़कियां पूरा काम 50 दिन में कर रही हैं तो लड़कियां 18 हैं। 18 लड़कियां कितने दिन में करेंगी बताइए? 6 दूनी 12 और 6 तिया 100/3। कितने दिन में? 18 लड़कियां वो काम करेंगी 100/3 दिन में, है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो सिंपल आपने वर्क इक्वल करके दिन ही निकाल लिए सीधे। एफिशिएंसी पे आप गए नहीं, आपने सीधे क्या निकाल लिए? दिन। ठीक है ना बच्चों। तो अब आप पूछा 8 बॉयज प्लस 18 गर्ल्स मिलके कितने दिन में करेंगी? 8 बॉयज कर रहे हैं 200/3 दिन में, 18 गर्ल्स कर रही हैं 100/3 दिन में, मिलके कितने दिन में करेंगे? निकाल नहीं लोगे? 200 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो टोटल वर्क हमने मान लिया बच्चों 200। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3। इनकी एफिशिएंसी 200 को 100/3 से भाग करेंगे 6, है ना। 200 को 100/3 से भाग करेंगे 6, तो ये सब मिलके काम करेंगे 3 + 6 9 एफिशिएंसी के साथ। तो 200 यूनिट काम 9 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा? 22.22। बढ़िया सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। Find the total surface area of hemisphere whose radius is 57 सेंटीमीटर और पाई बराबर 3.14। ठीक है बच्चों। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ जिसकी रेडियस 57 सेंटीमीटर है ना। देखो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 3πr²। अगर अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए, क्या कर्व सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला है 2πr²। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो बच्चों फॉर्मूला 3πr² लगाना है, गलती मत कर देना इसमें। अब यहां पे टोटल सरफेस एरिया 3πr², पाई की वैल्यू 3 पॉइंट, रेडियस कितनी है? 57 का स्क्वायर। बस ये कैलकुलेशन करनी है। डेसिमल के बाद क्या आएगा बेटा? 2 डिजिट हर ऑप्शन में, यूनिट डिजिट से होगा नहीं, सबका सेम है। फिर क्या देखेंगे हम? डिजिटल सम। जब सब हथियार फेल हो जाए तब आखिर में डिजिटल सम लगाना, उससे पहले तो मल्टीपल वगैरह चेक करने की कोशिश किया करो। ठीक बच्चों बताओ 57 मतलब 19 तिया 57, 19 तिया और 3 का वर्ग, तो जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं? 57 के स्क्वायर में क्या आ रहा है? 9। 9 का मल्टीपल यानी कि अंकों का योग डिजिटल सम 9 आएगा। तो देखिए 6 3 9 5 5 10 8, ये आंसर है। अंकों का योग 9 हो रहा है, बाकी हो ही नहीं सकते क्योंकि केवल शुरू के 2 डिजिट बदले ना, यहाँ पे 30 31 32 33, है ना। एक का 9 आ गया तो बाकी का आएगा ही नहीं, है कि नहीं बच्चों। अगला सवाल मजेदार तरीका है, ठीक है जी। देखो इसी तरीके से आपको, जैसे हमने यहां प्रैक्टिस करा रहे हैं, एग्जाम पेपर चल रहा है अभी यूपीएसआई में, सबको तो सफलता मिलेगी नहीं क्योंकि वैकेंसी है 4500। फॉर्म भरे गए, कितने भरे गए सचिन? 15 लाख के करीब। उसके बाद आप कांस्टेबल का भी पेपर देंगे, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, ये करके सांस लोगे वो खड़ा आ जाएगा बेटा, उसकी एग्जाम डेट आ जाएगी। फिर आप भड़बड़ मचाओगे जल्दी करवाओ सर जल्दी, है। हाँ 8 9 10 जून को पेपर है, तो अब क्या चल रहा है हमारा? मार्च ही है, तो अप्रैल मई जून, बस 2 महीने ही रह गए इसमें तो मोटा मोटी से।
तो आप 2 महीने में, हाँ तैयारी हो सकती है कांस्टेबल की। दरोगा की तैयारी तो केवल 2 महीने में संभव नहीं है। तो आप सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर जो हमने सिपाही बैच ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है पूरा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ है, केवल अगर किसी बच्चे ने बैच पढ़ के, क्लासेस देख के, उसका रिवीजन करके, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा लिए, खेल खत्म है, गेम बच जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यही छोड़ते हैं इसको, आगे चलो। 21वां सवाल तो आ गया पाइप एंड सिस्टम का, है जी, मनाइए। पाइप ए एक टैंक को 130 घंटे में भर सकता है, बी 156 घंटे में, और सी भर सकता है उसे 195 घंटे में। अगर तीनों पाइप पहले 26 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक का बचा हुआ हिस्सा पाइप ए और सी मिलकर कितने घंटे में, टैंक का बचा हुआ हिस्सा पाइप ए और सी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, ये सवाल है कि नहीं सचिन? सवाल तो बड़ा गंदा सा है ये। देखो असली खेल तो यहां एलसीएम लेने में ही लंका लग जाएगी ना। हालांकि 13 से कटने वाले नंबर हैं सारे, 13 से। पर देखो मैं ना करता एलसीएम पेलसीएम, मुझे तो अब सचिन नया तरीका खोज रखा हमने तो है। पाइप ए एक टैंक भर सकता है 130 घंटे में, भी 156 घंटे में, और तीनों भरने वाले ही है ना, सी 195 घंटे में भर सकता है। हमने तीनों पाइप खोले 26 घंटे के लिए, फिर बी बंद कर दिया, फिर बचा काम कौन करता है, टैंक ए और सी भरते हैं। यानी कि ए और सी शुरू से लेके टैंक के भरने तक फुल टाइम चालू है, लेकिन बी हमने 26 घंटे बाद बंद कर दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, बी ने 26 घंटे में कितना टैंक भरा होगा? बी पूरा टैंक भरता है 156 घंटे में, तो बी 1 घंटे में भरेगा 1/156। तो बी 26 घंटे में कितना टैंक भरेगा? 26 से गुणा 26/156 कितना आ गया जी? 1/6। 13 गुणा 12 होता है ना 156। ठीक है बच्चों, तो बी ने कितना टैंक भरा है? 1/6। अगर बी ने 1/6 टैंक भरा है, तो मुझे बताओ बाकी बचा हुआ टैंक किसने भरा होगा? ए और सी ने। भाई 1 में से 1/6 तो बी ने भरा, तो बाकी 5/6 टैंक किसने भरा है? ए और सी ने। तो अब बताओ ए और सी 5/6 टैंक भरने में मिलके कितना समय लेंगे? आप बताओ, ए और सी अगर मिलके एक टैंक भरें तो कितने समय में भर देंगे? पाइप ए भरता है 130 घंटे में, सी भरता है 195 घंटे में, है ना। तो पाइप ए और सी मिलकर पूरा टैंक कितने समय में भरेंगे? एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई, 130 गुणा 195 बटे 130 प्लस 195, यानी कि कितना आ गया ये? 325। यानी कि ए और सी मिलकर पूरा टैंक इतने घंटे में भरेंगे। ए और सी ने भरा कितना है? तो ए और सी ने 5/6 टैंक भरा है, तो 5/6 टैंक भरने में कितना समय लिया होगा? इतना। यानी कि ए और सी कुल इतने टाइम तक चालू रहे, ए और सी ने इतने घंटे काम किया होगा, है कि नहीं सचिन? तो पाइप ए और सी ने कुल इतने घंटे टैंक भरा होगा। अब बताओ ये नहीं आ जाएगा क्या? 65 दूनी 130 और 65 पंजे 325। 65 पंजे याद होना चाहिए बेटा पहाड़ा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप जो है डेटा के साथ खेलने लगोगे। 5 से 5 कट गया, ठीक बच्चों। 2 से 6 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 65 घंटे ही आ गए। तो यानी कि पाइप ए और सी 65 घंटे चालू रहे। सवाल में ये पूछा होता कि पूरा टैंक कितने समय में भरा, आंसर आता 65 घंटे। पूछा टैंक का बचा हुआ हिस्सा पाइप ए और सी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। पाइप ए और सी कुल 65 घंटे चालू रहे, 65 घंटे में से 26 घंटे तो वो पहले ही चल चुके हैं, है ना। बी के साथ ए और सी पहले ही 26 घंटे बी के साथ चल चुके हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि पाइप ए और सी ने बचा हुआ टैंक भरा होगा केवल 39 घंटे में। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये बढ़िया तरीका नहीं है, एलसीएम की कोई जरूरत है? सारे सवाल ऐसे निपट जाते हैं, पर बालक सीखने को तैयार ही नहीं। उसको तो एलसीएम में ही करना, चाहे उसकी लंका लग जा कैलकुलेशन में, है चाहे एक पेपर में एक पर वो ये चीज नहीं सीखेगा, तभी तो गधे है। करेंगे 22वां सवाल। 1550 मीटर लंबा एक ट्रक 106 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है।
उसी दिशा में 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 1450 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे? ठीक है ना, बताओ। एक ट्रक किसी ट्रेन को पार कर रहा है, ठीक है बच्चों, तो पार करने में कितना टाइम लगेगा? एक ही बात बताओ, ये 1550 मीटर लंबा ट्रक कौन सी दुनिया में चलता है? मतलब यूपीएसआई वालों ने बड़े बड़े डेटा दिखाने के चक्कर में कुछ भी रख दिया है कि नहीं? अच्छा, ये एक ट्रक जो है पार करता है किसको? एक ट्रेन को। ट्रक चल रहा है 106 किलोमीटर पर आवर की चाल से और ट्रेन उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में चले 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है बच्चों, तो ट्रक चूंकि फास्ट है ट्रेन को पार करके आगे निकल जाएगा। कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चलेंगे? ट्रक की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। 1550 प्लस 1450 कितना आ गया? 3000 मीटर। 3000 हो गया ना ये, बटे रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। तो 106 माइनस 76 30। ये 30 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5 बटे, इससे सीधा आंसर सेकंड में आएगा कि डिस्टेंस मीटर में, स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो 30 पंजे 150 से कट गए कितनी बार? 20 बार। 18 ऊपर चला गया, 18 गुणा 20 360 सेकंड। आगे चलेंगे, ये बताओ 64 लीटर वाले डीजल के एक टिन से 8 लीटर बाहर निकाला गया और उसमें उतना ही पानी मिलाया गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को 3 बार दोहराया जाता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 टाइम्स। देखो यहां पे 3 टाइम्स लिखा है, ये नहीं लिखा कि दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। अगर मोर लिख देता तो टोटल हो जाता 4 बार, एक पहले और 3 बार और। तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द पूरा सवाल चेंज कर देगा। अंत में टिन में डीजल की कुल मात्रा कितनी रह जाएगी? ठीक है ना बच्चों, तो हमारे पास डीजल का भरा हुआ एक टिन का डब्बा है, उसमें कितना डीजल है? 64 लीटर। 64 लीटर डीजल है। हम क्या करते हैं, इसमें से 8 लीटर डीजल निकालते हैं और उसकी जगह क्या मिला देते हैं? पानी। अब डीजल और पानी का मिश्रण बन गया, फिर दोबारा उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह क्या मिला दिया? पानी। टोटल प्रोसेस ऐसे 3 बार हुआ है। 3 बार प्रोसेस के अंत में कितना डीजल बचेगा? भाई डीजल की मात्रा कम होती जाएगी ना। 64 लीटर का है आपके पास और आप हर बार 8 लीटर निकाल रहे हो, कितना? 1/8। 1/8 रिप्लेस कर रहे हो ना पानी से, तो डीजल की मात्रा हर रिप्लेसमेंट के बाद 1/8 कम होती जाएगी। 8 से 1 कम होकर कितनी हो जाएगी? 7 बटे। तो आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट बर्तन में कितना डीजल बचेगा? पावर 3 हो जाएगा ना। तो 64 गुणा 7 का क्यूब 343 बटे 8 का क्यूब 500। तो 64 अट्ठे और 8 से आपका 343 कटना चाहिए बच्चों। 8 चौक 32, कितना बचा फिर? 23। तो 8 दूनी तो 42 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये बताइए। 24वां सवाल, नमक के 120 लीटर घोल में नमक पानी का रेशो 3:5 है। ठीक है, इसे 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया। इस प्रोसेस में कितना पानी का वाष्पीकरण हुआ, कितना पानी भाप बन के उड़ गया? बढ़िया सवाल है भैया। हमारे पास सॉल्ट और वाटर का कितना घोल है? 120 लीटर। 120 लीटर में सॉल्ट प्लस सॉल्ट वाटर का रेशो कितना? 3:5। 6 घंटे तक धूप में रखेंगे। अच्छा, धूप में रखेंगे तो क्या होगा? पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, नमक उड़ेगा क्या? नमक काला पड़ जाएगा लेकिन वहीं जमा रहेगा। तो कुछ समय के बाद 6 घंटे बाद क्या, ये सॉल्ट वाटर का रेशियो उल्टा हो गया, कितना हो गया? 5:3। तो सवाल ये है इस प्रोसेस में कितना पानी भाप बन के उड़ा, यही है ना। तो पानी भाप बन के उड़ा, लेकिन सॉल्ट तो सेम रहना चाहिए ना। सॉल्ट की क्वांटिटी अगर पहले जितनी थी अब भी उतनी रहेगी, तो आपको सॉल्ट की क्वांटिटी को क्या करना है? बराबर। तो 3 और 5 कैल्शियम कितना? 15 कर लेते, ऊपर 5 से गुणा और नीचे 3 से गुणा। तो सॉल्ट की क्वांटिटी सेम कर ली, 5 तिया 15, 3 पंजे 15। लेकिन पानी की मात्रा अगर आप देखो तो पानी पहले था 5 पच्चे 25, पानी घट के रह गया 3 तिया, तो पानी 25 से घट के 9 रह गया, यानी कि कितना पानी कम हो गया? 16 यूनिट पानी भाप बन के उड़ गया, है ना बच्चों। क्लियर है भाई। इनिशियल सॉल्यूशन कितना था? इनिशियल सॉल्यूशन कितना था सॉल्ट प्लस वाटर का? 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, यानी कि 40 यूनिट। भाई सॉल्ट
अंदर गुणा करो, मैंने गुणा नहीं करी, 5 या 15 25 40, इनिशियल सॉल्यूशन था 40 यूनिट, जबकि आपके पास शुरुआत में कितना घोल था 120 लीटर, 40 के लिए 120 लीटर है 3 गुना, 16 के वैल्यू भी 3 गुना, यानी कि 48 लीटर पानी भाप बन के उड़ा। दैट्स इट। चलेंगे आखिरी सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 25 बनाओ। ए ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन वॉकिंग अलोंग ए रेलवे ट्रैक। एक ट्रेन जो है 2 आदमियों को पार करती है जो रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट पर्सन वॉक एट 10.8 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पर्सन वॉक्स एट 21.6 किलोमीटर पर आवर। पहला आदमी और दूसरा आदमी की स्पीड दी हुई है। ट्रेन टेक्स 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीटली पास देम। ट्रेन पहले आदमी को पार करने में 15 सेकंड लेती है, दूसरे आदमी को पार करने में 20 सेकंड लेती है, ठीक है। व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बताओ। बोथ पर्सन्स आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ट्रेन, अगर दोनों ही आदमी रेलगाड़ी की ही समान दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल बताइए किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है ना, हमने मान ली कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो है s किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको सॉल्व करके क्या निकालना है इसका मान। अब ये रेलगाड़ी 2 आदमी को क्रॉस करती है कि नहीं सचिन। पहला आदमी चल रहा है 10.8 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा आदमी चल रहा है 21.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, है कि नहीं सचिन। दोनों आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। लॉजिक ये है कि जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करते तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाते, खुद की लंबाई के बराबर। ट्रेन पहले आदमी को भी क्रॉस करने में खुद की लेंथ क्रॉस करेगी और दूसरे आदमी को भी क्रॉस करने में, तो आपको इस सवाल का लॉजिक ये कि ट्रेन की लंबाई को इक्वल कर दो। अब लंबाई क्या होती है, डिस्टेंस क्या होते हैं, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। तो आप बताइए जब ट्रेन पहले आदमी को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, s माइनस 10.8। ट्रेन की स्पीड आदमियों से ज्यादा है तभी तो ट्रेन पार करके निकली आदमी को, तो रिलेटिव स्पीड s माइनस 10.8 किलोमीटर पर आवर है ना। ट्रेन ने पहले आदमी को पार करा कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। ऐसी जब ट्रेन दूसरा आदमी को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी बच्चों, s माइनस 21.6 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। ट्रेन ने दूसरे आदमी को पार करा कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ये बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी ट्रेन की लंबाई है बंधु और ये भी ट्रेन की लंबाई है। डाउट आ सकता है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकंड में, ऐसा कैसे। हम यहां पे 2 क्वांटिटी को इक्वल कर रहे हैं। स्पीड किलोमीटर पर आवर लेफ्ट राइट साइड से कट जाएगा, टाइम सेकंड सेकंड कट जाएगा। आप सेम यूनिट कन्वर्ट भी करोगे तो कन्वर्जन वैल्यू कट जाएगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। चलिए बस सिंपल सा 5 या 15, 5 चौक है कि नहीं। तो ये अंदर गुणा करेंगे 3s और ये 3s और 4s का डिफरेंस s की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे 21.6 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 84 और 1 की चौक 84 और 2.4 86.4, और यहां 10.8 का 3 गुना कितना आएगा, 32.4। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, इनका डिफरेंस ही तो आएगा ना, कितना आ गया 54, ठीक बच्चों। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है, बात खत्म, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ आज का टेस्ट समाप्त होता है। बताओ कितने शानदार और क्वालिटी लेवल के सवाल कराए, मजा है कि नहीं करके, और क्या गजब के सॉल्यूशन थे। आपने नई नई अप्रोच, नए नए मेथड सीखे होंगे, ठीक है जी। अच्छा एक सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे भी देता हूं, सब बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बच्चे। चलिए तो ऐसे ही मैं आपको अभी 2 एग्जाम पेपर और कराऊंगा, कुल मिला के हमारे पास 125 सवालों का कलेक्शन हो गया एग्जाम से पहले, जो बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आपको ये एग्जाम पेपर सवाल कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।